हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और आज का हमारा जो टॉपिक है उस रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है, कौन सा कानून जानवरों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान करता है। फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं पता तो आज हम इसको सीखेंगे अपने टॉपिक में, आप उसके बाद ज़रूर आंसर देना। इसके ऑप्शन है: ए जैव विविधता अधिनियम 2002, बी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, सी वन संरक्षण अधिनियम 1980, डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था जैव विविधता। ये उसका आज लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम इन्वायरमेंट में देखने वाले IUCN का वर्गीकरण व जैव विविधता संरक्षण के कौन से कानूनी उपाय हैं। इससे पहले देखते हैं हम अपने फ्रेंड्स अपना आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे IUCN का वर्गीकरण व सूची। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी IUCN क्या होता है। तो देखिए, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन, ये मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, संगठन है। किस लिए? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जैव विविधता और जो हमारा पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए कार्य करता है IUCN। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इनको हम डिटेल में जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे। तो देखिए, IUCN जो है वो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसमें सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, IUCN क्या करता है? जो भी जानवर हैं लुप्त हो रहे हैं और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण अर्थात पौधों और पशुओं को लुप्त होने से रोकना और प्राकृतिक क्षेत्रों को लुप्त होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। अब देखिए, क्या है ना कि बहुत सारे जानवर, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री वगैरह की वजह से, उनके आवास खत्म होने की वजह से, उनका शिकार होने की वजह से वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, खत्म होते जा रहे हैं। तो ये IUCN क्या करता है? जो भी जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता मैंने आपको बताया जितने भी टाइप के जानवर होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उसको हम कहेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण, ठीक है, और जो भी पेड़ और पौधे और जानवर खत्म हो रहे हैं उनको लुप्त होने से रोकना, उनके प्राकृतिक क्षेत्रों को लुप्त होने से रोकना ही IUCN का मेन काम है। ठीक है, इसलिए ये संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। अब देखिए, क्या है ना कि बहुत सारे जीव जंतु बहुत खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जानवर बचे हैं, कौन से खत्म हो रहे हैं? तभी तो हम उनका संरक्षण कर पाएंगे। तो उनके संरक्षण के लिए ये क्या करता है? उनकी एक सूची जारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक। देखिए, डाटा है उनका और रेड है ना, इसे रखिए। रेड डाटा बुक में वो क्या निकालता है? ये निकालता है कि मतलब उन जीव जंतु की एक सूची जारी करता है, कौन से लुप्त हो गए हैं, कौन से बचे हैं। ठीक है, इस डाटा बुक में जीव और वनस्पतियों को 9 आधारों पर वर्गीकृत कर एक सूची बनाई जाती है। इसमें क्या होता है? जो भी जीव और वनस्पति होते हैं, जो भी उनका स्टेटस होता है कि कितने बचे हैं, इसके आधार पर ये उनका वर्गीकरण कर देता है, उनको अलग अलग कर देता है, 9 आधारों पर उनको बांटता है। वे आधार कौन से हैं? तो देखिए, 9 आधार कौन से हम ये देखेंगे। पहला है विलुप्त, एक्सटिंक्ट, इसको हम EX भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जब किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो चुकी हो तो वह प्रजाति विलुप्त कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि कोई जानवर है वो बचा ही नहीं है कहीं भी वर्ल्ड में, बिल्कुल खत्म हो चुका है, जैसे डायनासोर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि अगर अभी के समय में कोई भी प्रजाति बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, ठीक है, और उसका कोई एक भी जानवर नहीं बचा है, उस सब जितने भी उसके जानवर थे उस प्रजाति की सबकी मृत्यु हो चुकी है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर एक जानवर था डोडो, जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो पहला एक कौन सा है? विलुप्त, एक्सटिंक्ट। दूसरा आता है वन से विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EW। ठीक है, देखिए, वैसे जीव जो अब केवल बाह्य स्थान XE2 संरक्षण के द्वारा ही संरक्षित है एवं संभावित वास स्थल में एक भी सदस्य नहीं पाया जाता है। देखिए, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जानवर कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे कि वो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं। लेकिन अगर जो जानवर है कोई जो जंगलों से तो एकदम खत्म हो गया, आपको जंगलों में नहीं मिलेगा, लेकिन बाह्य स्थान XE2 मैंने आपको पढ़ाया था कि कहीं और ले जाके उनका संरक्षण किया जाता है, उनको वैसा वातावरण देके। तो अगर उन्हें XE2 बाह्य स्थानीय संरक्षण में रखा गया है,
तो अब वो अपने जो उनका प्राकृतिक स्थल है, जैसे मान लीजिए जो उनका घर है वो वहाँ पर नहीं है। जैसे एक्स C2 मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी चिड़ियाघर में उनको उनका संरक्षण किया जा रहा है, कोई वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक है, या किसी में भी उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो उसको वन से विलुप्त एक्सटेंडेड वाइल्ड कहेंगे। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स क्रांतिक रूप से संकटापन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, उनको हम शॉर्ट में लिखते हैं CR। जब किसी प्रजाति की भविष्य में जंगल से जल्दी ही विलुप्त होने की संभावना होती है, तो ऐसी प्रजाति को क्रांतिक रूप से संकटापन कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई, पहले मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल विलुप्त, एकदम ही खत्म हो गया, फिर वन से विलुप्त हो गए, और थर्ड पे क्या आएंगे, जो जानवर एकदम वन से विलुप्त मतलब खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो इनको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो फ्रेंड्स लिस्ट में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट जो होंगे उनके नाम बता देती हूँ, आप उनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेना, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी उनके बारे में डिटेल। तो देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन कौन से आते हैं, पिग्मी हॉक आता है, ठीक है, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल, मालाबार सीवेट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जॉर्डन कॉर्सर, ये सब नाम हैं जो जानवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनके। ठीक है, वाइट बेलीड हेरॉन, ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन, हिमालयन क्वेल, ठीक है, सोशिएबल लैपविंग, स्पूल विल्ड सैंडपाइपर, गंगा शार्क, साइबेरियन क्रेन, घड़ियाल और पेंगोलिन, ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स है। इनको आपको इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं कि IUCN स्टेटस पूछ लिया जाता है। अब देखेंगे इंडेंजर्ड, संकटापन। एक प्रजाति संकटापन होती है जब वह क्रांतिक रूप से संकटापन तो नहीं है, फिर भी भविष्य में जंगल में उनकी तेजी से विलुप्त होने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बहुत ही जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आता है इंडेंजर्ड, मतलब एकदम खत्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ उसके कुछ टाइम बाद वो जंगल से खत्म हो जाएंगे, मतलब उसके बाद है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद, तो उनको हम इंडेंजर्ड में डालेंगे। तो इंडेंजर्ड में कौन से आते हैं, लायन टेल्ड मकैक, नीलगिरी ताहर, गोल्डन लंगूर, फॉरेस्ट आउलेट, रेड पांडा, गंगा डॉल्फिन, गौर या भारतीय वाइसन, ऑलिव रिडले, समुद्री कछुआ, ड्यूगोंग, ठीक है, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे गाय किस में आते हैं, इंडेंजर्ड में आते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, जो मैंने आपको लास्ट के 3 बताए, भारतीय वाइसन या गौर, ठीक है, ऑलिव रिडले, समुद्री कछुआ, ड्यूगोंग, ये वनरेबल में आते हैं। इससे पहले के जो मैंने बताया वो सारे इंडेंजर्ड में आते हैं। तो अब देखिए वनरेबल में वनरेबल क्या होता है, सुभेद। ठीक है, एक प्रजाति सुभेद है जबकि वह संकटापन या क्रांतिक रूप से संकटापन नहीं है, परंतु इनके भविष्य में तेजी से विलुप्त होने की संभावना है। अब इनकी ना संख्या के आधार पर इनको बांटा जाता है। देखिए अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो बिल्कुल ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, इंडेंजर्ड जो उसके बाद आएंगे वनरेबल। ठीक है, वो वनरेबल हैं लेकिन मतलब वो खत्म होंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होंगे, कुछ टाइम बाद वो भी मतलब भविष्य में खत्म हो जाएंगे, तो उनमें आते हैं वनरेबल। अब देखिए संकटग्रस्त के अंतर्गत क्रांतिक रूप से संकटापन और सुबेद, यानी कि इंडेंजर्ड में कौन से ले लिए जाएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल जो होंगे एनिमल वो संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड में एक साथ उन्हें लिया जाता है कि इन तीनों का हमें संरक्षण जरूर करना है। तो वनरेबल में कौन से आते हैं, गौर, भारतीय बाइसन, ठीक है, मैंने आपको बताया, ऑलिव रिडले कछुए, ठीक है, ड्यूगोंग जो समुद्री गाय कहते हैं, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ठीक है, 4 सींगों वाला मृग, क्लाउडेड तेंदुआ जो होता है, क्लाउडेड लेपर्ड, स्लॉथ बियर, सांभर, ठीक है, सांभर बोलते हैं, चीता, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर्स बोलते हैं, तेंदुआ, लेपर्ड, ठीक है, ये सारे वनरेबल में आते हैं। अब देखिए नियर थ्रेटन, निकट संकट, एक प्रजाति खतरे के समीप है जब वह मापा जा सके और क्रांतिक रूप से संकटापन नहीं है, परंतु इसके भविष्य में तेजी से विलुप्त होने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए अगर एक ऐसी प्रजाति है जो खतरे, निकट संकट में क्या आएगा कि एक ऐसी प्रजाति जो खतरे के समीप है, सॉरी फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखिए निकट संकट नियर थ्रेटेंड में कौन आते हैं, जिसमें शॉर्ट में लिखेंगे एंटी। एक प्रजाति खतरे के समीप है जब वह मापा जा सके और क्रांतिक रूप से संकटापन या सुबेद खतरों की सूची में अभी शामिल नहीं है, किंतु जल्दी उसकी खतरे में सूची होने की संभावना है। नियर थ्रेटन मतलब जल्दी से वो
थ्रेटन होने वाले हैं, जल्दी से उन पे संकट आने वाला है। अभी संकट में नहीं है, लेकिन आगे जाके वो संकट में आ जाएंगे तो हम उनको नियर थ्रेटन कहते हैं। ठीक है, इसको हम नियर थ्रेटन में लेंगे। अब देखिए इसके बाद आते हैं लीस्ट कंसर्न, कम चिंताजनक, जिसको हम शॉर्ट में एलसी भी लिख सकते हैं। एक एक इस श्रेणी की प्रजातियों को विलुप्त होने का बहुत कम खतरा होता है और ये अधिक संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए ऐसी प्रजाति जिसको अभी कोई खतरा नहीं है और बहुत सारी संख्या में हर जगह है, तो लीस्ट कंसर्न में कौन कौन से आते हैं, जैसे अंडमान अंडमान वाइल्ड पिग आ जाएगा, चिंकारा, ठीक है, बार्किंग डियर आ गया, क्रैब खाने वाला जो बंदर होता है, क्रैब ईटिंग मकैक, नील गाय, काला हिरण, ब्लैक बग बोलते हैं हम उसे, हिमालय ताहर, ठीक है, चीरू, तिब्बत का एंटीलोप। तो ये जो होते हैं ये हमारे लीस्ट कंसर्न में है, पर इनका हमें कंसर्न नहीं है, मतलब इनकी अभी इतनी चिंता नहीं है, लेकिन अभी ये बहुत सारे क्षेत्र में है। अब देखिए अपर्याप्त डाटा, डाटा डेफिशिएंट, ठीक है, डीडी, पर्याप्त सूचना के अभाव के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस श्रेणी की प्रजातियों के विलोपन की संभावना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए कुछ जानवर हैं कि उनकी मतलब उनका डाटा नहीं इकट्ठा किया जा सकता क्योंकि वो ऐसी जगह पर हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल चींटी, कितनी है हमें नहीं पता, बहुत सारी भी है, तो कुछ कुछ जानवर हैं उनके डाटा नहीं मिल सकते, तो उनको हम डाटा डेफिशिएंट में डाल देते हैं। अब देखिए मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, नॉट इवेल्युएट, ठीक है, एनी, एक प्रजाति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जब किसी भी मानदंड के आधार पर उसका मूल्यांकन संभव नहीं होता। ठीक है, किसी कुछ जानवरों का डाटा नहीं मिल पाता है ढंग से या उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तो उन्हें नॉट इवेल्युएट और बाकी को डाटा डेफिशिएंट में हम डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे जैव विविधता संरक्षण के कानूनी उपाय, जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या किया है, कौन से कानून लाई है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि हमारे किस कानून के तहत अगर अवैध शिकार होता है जानवरों का या व्यापार किया जाता है तो उसको रोकने के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसका प्रावधान है। भारत ने वन्य जीवों और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए फ्रेंड्स एक है साइट्स, है ना, जो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, किस लिए, जो मतलब संकट में है जीव और वनस्पति उनके व्यापार को रोकने के लिए। ठीक है, तो उसका भी हमारी जो सरकार है उसने उस पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो साइट्स पर उसने हस्ताक्षर किए हैं। पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने साइट्स पर हस्ताक्षर किए हैं क्या, हाँ किए हैं। तो पहले एक हमने कानून बनाया है और साइट्स पर भी हस्ताक्षर किए हैं। देखिए ये समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत ने जैविक विविधता समझौता कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये सब जो हैं सीबीडी, साइट्स, आईयूसीएन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन। तो अभी आपको पढ़ना है कि भारत ने जैव विविधता के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। तो पहले कानून लाया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, साइट्स पर हस्ताक्षर किए हैं 1975 में और सीबीडी पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर 9 दिसंबर 1993 को पृथ्वी सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरियो में किए गए थे। तो सीबीडी पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1993 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तब किए गए थे। और जो सीबीडी है उसका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इस समझौते के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य हैं जैव विविधता का संरक्षण करना है, जैव विविधता का सतत पोषणीय उपयोग करना है, अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का स्वस्थ और समान बंटवारा करना है। मतलब यही है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है हमें उसका संरक्षण करना है, उसका सतत उपयोग करना है कि वो हमेशा बने रहें, हमारे उपयोग से ज़्यादा नष्ट ना हो जाए। ठीक है, उनके जो अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का हमें समान बंटवारा करना है। अब देखिए साइट्स या सीबीडी अंतर्राष्ट्रीय पहल है। भारत सरकार ने भी 2002 में जैविक विविधता को अधिनियमित किया था। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय पहले हैं साइट्स और सीबीडी, और भारत सरकार क्या लाई थी, जैविक विविधता अधिनियम 2002 लाई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए चेन्नई में, देखिए जो हमारी भारत सरकार थी उसने क्या किया था, वो लाई थी जैविक विविधता अधिनियम 2002।
ठीक है, किस लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। इसके तहत इसने क्या बनाया? एक बनाया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई, एनबीए बनाया चेन्नई में। और क्या बनाया इसके अंतर्गत? राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जिसको शॉर्ट में कहेंगे एसबीबी बनाया। ठीक है, राज्य, देखिए पहले क्या होता है? केंद्र होता है, फिर राज्य होता है, फिर स्थानीय निकाय आते हैं। तो स्थानीय निकायों में क्या बनाया उसने? जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी का गठन किया। ठीक है, उसने तीनों लेवल पर क्या किया? बोर्ड बनाए, कमेटी बनाई है ना, का गठन किया, जो इस अधिनियम को लागू करने एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये जो हमारा है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, और स्थानीय निकायों में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये क्या करेंगे? ये तीनों जो कानून है जैव विविधता अधिनियम 2002, इसको लागू करेंगी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इस कानून को लागू करने के लिए कौन उत्तरदायी है, स्टेट में या जहाँ पर भी है। देखिए, सभी विदेशी नागरिकों संगठनों को जैविक संसाधन प्राप्त करने अथवा किसी भी उपयोग हेतु संबंध ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अगर कोई विदेशी है, ठीक है, वो भारत में मान लीजिए कोई पेड़ पौधे हैं, उनसे रिलेटेड अगर वो कोई चीज़ बनाना चाहता है, ठीक है, उसको प्राप्त करना चाहता है, या फिर उनसे उनके जो ज्ञान लेना चाहता है कि उनका यूज़ कैसे करे, तो उसके लिए उसे किसी एनबीए से अनुमति लेनी होगी। अब देखिए, सबसे ऊपर क्या है? एनबीए है ना, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सबसे ऊपर है, तो उससे अगर विदेशी संगठन होंगे तो उससे अनुमति लेंगे। यही क्वेश्चंस फ्रेंड्स पेपर में आ जाते हैं, छोटे छोटे, और इन्हीं में हम फंस जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय नागरिक अथवा संगठनों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु आयात किए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन के बारे में संबंधित एसबीबी को पहले से सूचना देनी होगी। अगर भारतीय नागरिक या संगठन है, ठीक है, वो उपयोग कर रहे हैं, वाणिज्यिक उपयोग या मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी जैविक संसाधन का, तो उसे किससे अनुमति लेनी होगी? उसे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एसबीबी से उसे उसको सूचना देनी होगी एसबीबी को। यदि एसबीबी को लगता है कि हमारे संरक्षण, सतत पोषणीय उपयोग और लाभ के बंटवारे के उद्देश्यों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह इस आयात पर रोक लगा सकता है। अगर उसे लगता है कि ये लोग जिस जानवरों को यूज़ कर रहे हैं या जिस पेड़ पौधों को यूज़ कर रहे हैं वो एकदम ख़त्म होने वाले हैं, तो वो इनको मना कर सकता है, उनकी आयात को रोक सकता है। यद्यपि वैद्य एवं हकीमों सहित स्थानीय लोग औषधीय उद्देश्यों और अनुसंधान हेतु जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए स्वतंत्र होंगे। अब देखिए, क्या बहुत सारे ना वैद्य होते हैं, हकीम होते हैं, जो क्या करते हैं, जो जड़ी बूटी हमें भारत में मिलती है उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं, लोगों की बीमारी के उपाय बताते हैं। तो उन लोगों के लिए खुला है कि वो इन औषधि का अनुसंधान और उपयोग कर सकते हैं, वो उनको स्वतंत्रता है। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी जो था चैप्टर, ये आज टॉपिक पूरा हो गया। और फ्रेंड्स, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें अपना काम ज़रूर करना है, इसलिए सब लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। थैंक यू।